Good evening, everyone. Good evening, ma'am. How are you all? Fine, ma'am. Okay, good. So in the last class, we people were doing the previous year paper. So previous year papers में we were doing the 9th Jan 2019 shift 2, जिसमें हमने 11 तक क्वेश्चन किए थे, करेक्ट? Yes, ma'am. Okay, so today we are going to resume that paper. We are going to continue with that. So question number 12 is the complex that has highest crystal field splitting energy delta is A has CO NH3 5 Cl and Cl2. B is CONH3 5 H2O and Cl3. C is K3 COCN6 and D is K2COCl. Start solving this question and send your answers in a chat box quickly. जल्दी से बताइए कि इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12. I have got one answer. Kavya, correct. Yes, everybody has to give the answer. Prince, correct. Akshita, correct. Mansi, correct. Chalo, 4 students have given the correct answer. Why the rest are not given? Prakul, correct. बिल्कुल सही. जो डेल्टा नॉट है, कौशिक, करेक्ट. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द लीगेंड, है ना? जितना ज्यादा लीगेंड स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आपके पास डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी. तो स्ट्रेंथ ऑफ द लीगेंड क्या होती है, क्या क्या है इनमें? देखो, इसमें सबसे पहले क्लोरीन है, अमोनिया है, वाटर है और साइनाइड है. तो सबको पता होगा साइनाइड सबसे स्ट्रांग होता है, अमोनिया उसके बाद आता है, उसके बाद वाटर आता है और सबसे वीक में आता है Cl नेगेटिव. तो इनमें से ये सबसे स्ट्रांग लीगेंड है और जितना स्ट्रांग लीगेंड होगा उसमें हाईएस्ट वैल्यू होगी इसकी. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. चलो, दिस इज द करेक्ट आंसर. Now let's move to the question number 13. The condition for, it is a name of the sum of the disease methemoglobinia. Globinemia by the drinking water कब होता है? पहला है कि जब ग्रेटर देन 50 ppm नाइट्रेट प्रेजेंट हो इसमें. दूसरा है ग्रेटर देन 50 ppm अगर इसमें क्लोराइड प्रेजेंट हो. तीसरा है ग्रेटर देन 50 ppm अगर इसमें लेड प्रेजेंट हो. डी है ग्रेटर देन 100 ppm
अगर सल्फेट प्रेजेंट हो। चेक आउट कौन सा केस हो सकता है। ये एक्चुअली में यूरोपियन इन्वायरमेंटल कमीशन के अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं हर चीज के लिए, ठीक है। ये एक्चुअली में ना, इसको एक तरह का ये कैंसर होता है, स्टमक कैंसर। वैसे तो इसका मेथेमोग्लोबिनीमिया नाम लिखा है, वैसे जो इसका फेमस नेम है उसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ये एक्चुअली में स्टमक कैंसर है। और स्टमक कैंसर तब होता है जब एक्सेस ऑफ नाइट्रेट हो पानी में, ग्रेटर देन 50 ppm हो, तो दैट इज अ पॉइजनस। ठीक है, तो एक तरह से ये स्टैंडर्ड आपको ध्यान में रखना है। 14 ऊपर वाला क्वेश्चन तो कम्प्लीटली नॉलेज बेस्ड है, उसमें केमिस्ट्री कुछ नहीं लग रही है। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल chemical reactions. A2 in the gaseous state plus B2 in the gaseous state gives the K1 and 2AB in the gaseous state. 6AB in the gaseous state, K2, 3A2 और 3B2। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये दो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनमें रिलेशन क्या है। The relation between the K1 and K2 is, first option is K2 is equal to K1 की power 3, second is K1 K2 3, third is K2 is equal to K1 की power -3, D is K1 K2 1/3। चलिए गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके करने वाला क्वेश्चन है। काव्या करेक्ट। किसी को भी आंसर नहीं आया अभी तक? Prince, this is not correct. मानसी, नॉट करेक्ट। भाई सीधी सीधी बात पता लग रही है कि क्या किया हुआ है, देखो। अक्षिता करेक्ट। क्या किया हुआ है क्वेश्चन में? दो रिएक्शंस हैं K1 K2। पहली बात तो K1 से K2 अपोजिट है, इसमें ए बी इधर है, इसमें ए बी इधर है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो जो K2 होगा वो 1/K1 हो जाएगा, कि रिवर्स करने से इक्वेशन क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है, 1 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा ना, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा तो पावर 3 हो जाती है, ठीक है। तो K1 की पावर 3 हो जाएगी, तो इसको K1 की पावर -3 लिखा हुआ है उसने, तो सी तो आएगा। करेक्ट मानसी। फिफ्टीन क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग basicity order of
following compounds is चलिए check out the basicity order on the basis of the knowledge what you have. Hence not correct. Check it again. Again not correct, Prince. मानसी करेक्ट. अरे भाई बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है पहले तो ये देखो. यस कोमल. कौशिक करेक्ट. बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के प्लस एच सी के प्लस एम के. फर्स्ट वाले में प्लस आई होगा, सेकंड वाले में भी आपका ये भी आई ये भी आई, 2 प्लस आई हैं. थर्ड वाले केस में 3 प्लस आई हैं. ठीक है. और इस वाले केस में तो ये माइनस है, माइनस आई होता है इसका, तो फिनाइल सबसे नीचे आएगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती थी. तो सबसे पहले डी आएगा. उसके बाद इसके लिए एक कोड होता है, अगर किसी को पता है, इसका कोड होता है 2130 एमीन्स की बेसिसिटी का. 2 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, जब एमीन्स पढ़ोगे तो सिखाऊंगी. देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 0 डिग्री. अब इनमें से 2 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, बी सबसे ज्यादा होगा. फिर उसके बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री में फिर ए होगा. फिर उसके बाद 3 होगा यानी कि सी, और लास्ट में आएगा डी. तो 2130 को ऐसे याद रखते हैं कि 2 + 1 3 और 3 - 3 0. ठीक है. 2 + 1 3 आ गया और 3 - 3 0 आ गया. इस तरीके से हम 2130 कोड याद रखते हैं. और डी तो वैसे बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो माइनस आई इफेक्ट है, वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बोनेट बेंजीन रिंग में. तो इट्स करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी. ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है.
Do it quickly. Easy question. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है. गो फॉर इट. 16 नंबर. अवे या नॉट करेक्ट, एक बार फिर देखो. शायद इसका आंसर ना कुछ प्रॉब्लम था इसमें. चलो पहले देख ही लेते हैं. जागृति. Let's check it out. When the first electron gain enthalpy of the oxygen is this, is second electron gain enthalpy is. ऑक्सीजन के केस में पता है ना कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है. तो जब डेल्टा 1 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे तो वो तो नेगेटिव ही आएगी, आनी भी नेगेटिव ही चाहिए. पर जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन के एडिशन करते हैं ना तो सम एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड in order to make the electron add to that has to be positive. पर इतना फॉर द श्योर है कि ऑक्सीजन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होके O2 नेगेटिव बनता है ना, तो इसके लिए जो टोटल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव ही आएगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन पॉसिबल है. तो अब उसने बोला है पॉजिटिव वैल्यू या मोर नेगेटिव देन द फर्स्ट. मोर नेगेटिव देन द फर्स्ट गलत आंसर है. इसका आंसर दिया भी गलत हुआ है. इसका आंसर आना चाहिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, मोर नेगेटिव देन द फर्स्ट नहीं आनी चाहिए, फिर तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी. नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में कैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करके एनर्जी पॉजिटिव आ सकती है. तो इसका करेक्ट आंसर ए होना है. सेवनटीन नंबर मेजर प्रोडक्ट. चलिए गो फॉर इट.
हाँ जी, टेल एक भी आंसर नहीं आया। फ्रेंड्स नॉट करेक्ट। चलिए लेट्स चेक इट आउट। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबस्ट्रेट। हमारा जितना बड़ी बड़ा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हो, हमें अपने बेसिक से नहीं हटना है। ये दिया हुआ है हमें ऐसे ऐसे और ऐसे, और हमें बोला हुआ है कि इसको करना है ट्रीट। आपको एरो के ऊपर लिखा हुआ है CH3CO2 O। अब CH3CO2 क्या है पहले तो, CH3C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन और है, बाकी फिर ये ग्रुप रिपीट किया हुआ है। सबको पता है CH3CO नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप होता है। अब यहाँ पे कंपटीशन होगा कि रेट ऑफ, देखो ये तो सबको पता है ना, ये बाहर जाएगा, ये नेगेटिव होता है और ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है CH3CO नेगेटिव। तो यहाँ से तो तुम्हें मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो यानी कि यहाँ से मिल गया तुम्हें एसाइल ग्रुप। ठीक है, अब प्लस मिल गया, माइनस कौन सा जाएगा? माइनस में एक ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेरा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव नहीं है, लॉन पेरा ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन पे है। सबको पता है नॉन बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन की एनर्जी ज्यादा होती है नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन से, मतलब नॉन बॉन्डिंग नाइट्रोजन ऊपर होता है, नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन नीचे होता है। तो जिसकी होमो की एनर्जी ज्यादा होती है वही देगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कनेक्ट होगा इसके साथ। अब कनेक्ट कैसे होगा? वही कनेक्ट ऐसे होगा, यहाँ पे NH, एक हाइड्रोजन जो है आप ऐसे लिख लो इसके साथ, क्योंकि हमें बाद में लॉस भी करना है। ये लग गया तुम्हारा OCOCH। नाइट्रोजन के 5 4 बॉन्ड बन गए, तो 4 बॉन्ड तो इसके स्टेबल नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो तुम्हारा लॉस किया है ना इसने, CH3CO नेगेटिव, इसके साथ लग जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसने ये H+ ले लिया, तो माइनस हो जाएगा तुम्हारा एसिटिक एसिड। एक तो बाय प्रोडक्ट मिल गया तुम्हें। अब बाकी रिंग में क्या हो गया, देखो जितना बड़ा लग रहा था इतना कुछ भी नहीं करने वाला। ये तो तुम हर रिएक्शन में करते हो, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को प्लस हटाने के लिए उसके सकते हो। तो अब यहाँ पे लग गया तुम्हारा NHCOCH। ठीक है, अब देखो उसने प्रोडक्ट जो दिए हुए हैं सारे, एक बार उस पर भी निगाह मार लो। NHCOCH3OH, किसी में NH2 कर दिया, किसी में कुछ कर दिया, तो दिस इज अ प्रोडक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, और इसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो CH3COH। सिर्फ इतना सा काम था, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये पता होना चाहिए ये प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा या ये देगा, वो हमने जस्टिफाई कर लिया कि ऑक्सीजन कभी नहीं देगा, यही देगा। तो ये देता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो हाइड्रोजन जो है अपना वापस से नाइट्रोजन को ठीक करता है, उसके लोन पेयर दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, और बाकी ये बाहर निकल जाता है। दैट्स, तो इतना मुश्किल था नहीं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives the products when concentration of both A and B becomes double, then rate of reaction increases from 0.3 mole per liter per second to 2.4 mole per liter per second, which is true. The whole reaction is fourth order. B is order
of the reaction with respect to B is 2. Order of the reaction with respect to B is 1. Order of reaction with respect to A is 2. चलिए केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, गो फॉर इट. अब केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन में भी इतना टाइम, जल्दी कीजिए भाई. मैम सिंगल करेक्ट है. हाँ सिंगल करेक्ट ही है. मतलब एक फिर गलत होना चाहिए ना, बी के विद रिस्पेक्ट टू या ए के विद रिस्पेक्ट टू, एक गलत होगा. सिंगल करेक्ट है. नॉट करेक्ट मानसी. जागृति भी नॉट. अच्छा एक मिनट. वेट. करेक्ट है. मानसी का भी करेक्ट है, जागृति का भी करेक्ट है. करेक्ट, बोथ आर करेक्ट. कौशिक भी करेक्ट. Yes, its answer is B part. Order with respect to B is 2. Akshita not correct. हाँ जी, कैसे करेंगे? आपको रेट की इक्वेशन जब पता नहीं होती है तो क्या कर लेते हो? A की पावर P, B की पावर Q. ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P, B की पावर Q. या तो डायरेक्टली कुछ जनरलाइजेशन लग जाए. वो कह रहा है कि अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, रेट का एक्सप्रेशन क्या आएगा. ये पहले वाला रेट आ गया है ना, रेट 1. अब कह रहा है डबल कर लो. जब रेट 1 था तो ये 0.3 था मेरे ख्याल से. 0.3 के रेट ए पी और बी क्यू. अब वो कह रहा है जब इसको डबल कर दिया, मतलब 2a के ऐसे ही रहने दो, p 2b पावर q, तो ये हो गया 2.4. तो बड़े को डिवाइड कर लेते हैं छोटे से. 2.4 0.3, तो ये आ जाएगा k 2a/a टोटल की पावर p लिख लो. 2k भी नहीं आएगा, कट जाएगा. 2b/b टोटल की पावर q लिख लो. तो इसमें b कट गया, a कट गया, 8. ठीक है, 8 इधर आता है. तो अगर 8 आता है तो 2 की पावर p और 2 की पावर q,
तो इतना तो अंडरस्टूड है ना कि 2 की पावर 3 8 होता है। तो 2 की पावर 3 8 होता है, तो इसका मतलब है P प्लस Q का सम क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो या तो P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 2 हो जाए, या P इज इक्वल टू 2 और Q इज इक्वल टू बात। अब देखिए कि इज देयर एनीथिंग एल्स गिवन हियर। अच्छा पार्ट भी है, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग, फिर तो दोनों आंसर करेक्ट आना चाहिए। Am I audible to you? Yes, ma'am. एकदम से बीच में रिकनेक्टिंग शो करने लग गया। तो एक दूसरा पार्ट भी इसने दे रखा था, जैसे P प्लस Q को तो हमने बोल दिया कि ये 3 आता है। दूसरे पार्ट में बोलता है कि A को अगर डबल कर दोगे तो रेट जो है वो 0.3 से 0.6 हो जाता है। ठीक है, तो देखो बहुत सीधी सी बात है, इसमें तो करने की भी जरूरत नहीं है। अगर A को डबल करने से रेट भी डबल होता है ना, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A 1 होगा और विद रिस्पेक्ट टू B 2 होगा। इसलिए P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A that would be 1 and order with respect to B that would be 2. Is that clear भाई? अरे इसमें एक हाफ पार्ट भी था, क्योंकि पहले वाले से तो P प्लस Q 3 ही निकलता है, तो कोई भी 1 और कोई भी 2 हो सकता है। पर सेकंड वाले पार्ट में वो बोलता है कि A को डबल करने से जो आपका रेट है वो डबल हो जाता है। तो अगर डबल करने से डबल हो गया तो इसका मतलब A पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो A पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो A की पावर 1 होगी, फिर दूसरा तो 2 ही होगा। तो इसका वो वाला ऑप्शन करेक्ट है जिसमें B के विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखा हुआ और A के 1, A का 1 कहीं भी नहीं दिया हुआ, A का 2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है B की विद रिस्पेक्ट टू 2 पावर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यस और नो? Am I audible बेटा? Yes, ma'am. ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 19, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें सारे लॉग दे रखे हैं। द एंट्रोपी चेंज आपको कैलकुलेट करना है। एंट्रोपी चेंज विद द कन्वर्जन ऑफ 1 kilogram of ice at the 273 Kelvin to water vapors at 383 Kelvin is specific heat of water liquid and water vapors are 4.2 है। 4.2 किलो जूल पर केल्विन। और हीट ऑफ फ्यूजन भी दी हुई है इसमें, एंड वेपराइजेशन।
कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी आपको। गो फॉर इट, देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कैलकुलेशन है बट इतनी लंबी भी नहीं है। लेट्स चेक इट आउट, कैसे कर रहे हो आप लोग। देखो, दो बातें याद रखनी है कि एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए फेज चेंज, और जब फेज चेंज नहीं होता तो क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन होगा क्या, वाटर सॉलिड स्टेट में है जिसका टेम्परेचर 273 केल्विन है, और वाटर आ जाएगा लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ पे आ गया फेज चेंज। इसके लिए एंट्रोपी चेंज हुआ डेल्टा S1, और अभी भी टेम्परेचर आपका इतना ही है। अब उसके बाद इसको हाई टेम्परेचर पे लेके गए पर रहा अभी भी लिक्विड ही। अब फेज चेंज नहीं हुआ बल्कि टेम्परेचर बढ़ा है। अब उसके बाद यहाँ पे एंट्रोपी चेंज हुआ तुम्हारा डेल्टा S2। डेल्टा S3 में फिर से फेज चेंज, गैसीय स्टेट में आया पर टेम्परेचर वही रहा। उसके बाद वाटर कहाँ पे चला जाएगा आपका, गैसीय स्टेट में ही रहेगा पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा 383 तक लेके। ठीक है, ये इस हिसाब से हमने लिख दिया। तो जहां पे आपका नो फेज चेंज होता है, याद रखो इस बात को, कोई भी फेज चेंज इन्वॉल्व नहीं होता, तो वहां पे तो तुम ये फार्मूला लगाना, डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H/T। और जहां पे तुम्हारे पास क्वेश्चन में फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज वाले पे वही वाला फॉर्मूला जो आप पहले अप्लाई करते थे, सी लॉग ऑफ T2/T1। ठीक है, तो ऐसे ही डेल्टा S1 की जो कैलकुलेशन होगी, डेल्टा H/डेल्टा T। अब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन में किस क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजन,
है ना। तो डेल्टा एच फ्यूजन 334 दिया हुआ था और टेम्परेचर 273 केल्विन दिया हुआ है। तो इसको डिवाइड करोगे तो 122 किलो जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। अब मैं यूनिट नहीं लिखूंगी, सब में सेम है। उसके बाद डेल्टा एस टू, यहाँ पे फेस चेंज नहीं होता, तो सी लॉग ऑफ T2/T1। उसके बाद ये एक्चुअली में वैल्यू सी की 4.2 होती है, दिया हुआ है उसने, और log ऑफ T2/T1 में 373/273 आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करते हो ना, जैसे तुम ऐसा लिखोगे log ऑफ 373 माइनस log ऑफ 273, फिर 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा LOG में। LOG 373 माइनस LOG 273, तो इसके ना आंसर्स दिए हुए हैं, लॉग टेबल की वैल्यू दी हुई है। तो ये जब वैल्यूज डाटा पुट करोगे तो आ जाता है 131 किलो जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ तक की कैलकुलेशन तो हो गई दो एंट्रोपी की। इन द सिमिलर वे you have to calculate the other also, then you have to add up to give the total answer. डेल्टा एच थ्री, फिर से डेल्टा एच, अब क्या हुआ, वेपराइजेशन हुआ बाय टीबी, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो 2491 और 373, इसको डिवाइड करके आ जाता है 6.63, दैट इज किलो जूल पर मोल पर किलोग्राम। अब लास्ट कैलकुलेशन डेल्टा एस फोर, दैट इज अगेन सी लॉग ऑफ T2/T1। ठीक है, तो ये 2 दिया हुआ है इस बार, लॉग ऑफ 383 है डिवाइडेड बाय 373। फिर से इसको ये सब कुछ वैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05। यूनिट्स विल बी सेम, किलो जूल पर मोल पर किलोग्राम। यस, कैलकुलेशन पार्ट अच्छा खासा इन्वॉल्व है। तो डेल्टा एस टोटल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो टोटल 1 2 3 और 4, इन सभी का सम करके आएगा, जो कि तुम्हारे पास 9.26 आ जाता है, किलो जूल पर मोल एंड पर किलोग्राम। दिस इज हाउ द एंट्रोपी क्वेश्चन इज देयर। नॉर्मली एंट्रोपी का एक फॉर्मूला लगता है तो क्वेश्चन पूछता है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूले तो खैर दो ही हैं एंट्रोपी के, उनको लगा के केसेस अलग अलग बनाए हुए हैं, देन ही हैज आस्क्ड। ठीक है, तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ये ए बनता है। चलिए, उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। द ट्रांजिशन एलिमेंट having least enthalpy of atomization, सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहाँ होती है, किसकी होती है? ए इज अ जिंक, बी इज अ वेनेडियम, सी इज अ आयरन, डी इज अ कॉपर। गो फॉर इट, बताइए फटाफट किसकी होती है। एक आंसर आया है अभी हमारे पास काव्या का। वाई द अदर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिंग, भाई सभी को आंसर देना है। ठीक है काव्या, अक्षिता एंड कौशिक नॉट करेक्ट। देखो, डी ब्लॉक में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड करती है प्रिंस, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड्स पे, है ना। जितने स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स किस पे डिपेंड करते हैं? ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतने ज्यादा मेटालिक बॉन्ड होंगे, उतने अच्छे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होंगे। तो इसमें तो जीरो व अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे ही पेयर्ड है, तो लीस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी इसकी। अगले पेज पे कर लेते हैं।
चलिए सॉल्व इट. This is our last question. चलिए go for it. 21. याद रखेंगे कि 9 जनवरी 2019 का 21 तक की है. नेक्स्ट में ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा. Is it clear बेटा? पता लग रहा है कैसे करना है? देखो क्वेश्चन में ना कहानियां लंबी लंबी हैं, वैसे आसान है. C5 57H 110 and ऑक्सीजन 16. ठीक है, तो ये आपके पास टोटल जो सारा आता है ना, दिस इज अ कैलकुलेशन, ये आता है 1780. तो 1780 C57H 110O6 प्रोड्यूस होता है कितने पानी से? प्रोड्यूस्ड वाटर, ये हो गया 108, दिस मल्टीप्लाइड बाय 8, ये तो 1980 आ गया है ना, 1980 ग्राम. बस बाकी तो सारा यूनिटरी मेथड है. 1980 1780 हमें कितना पूछा हुआ है? 440 ग्राम. तो ये 1980 1780 440 gram. This comes out to be 495. That's why the B comes out to be the correct answer. ठीक है, तो क्वेश्चन में इतना कुछ ज्यादा नहीं था. इट इज जस्ट यू कैन से कॉन्सेप्ट. इक्वेशन में यूनिटरी मेथड लगाना था, और बाकी आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितने कितने एटॉमिक नंबर हैं और लगाना कैसे है. ठीक है जी. Yes, ma'am. Okay, this is all for today. Rest you have to appear in the next class. Kavya will talk to you in the 6 to 7 class na, when I will be having with you. Chalo. Rest everyone, revise these. मैम रिपीट करना. एक मिनट.